मेरा नाम शबनम है और मैं रामपुर गांव की रहने वाली हूँ। आज की मेरी यह कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं जवान और काफ़ी खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। कॉलेज में ही मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदलती चली गई और हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि हमारी बात शादी तक पहुंच गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता की मृत्यु काफ़ी साल पहले ही हो चुकी थी और मेरी माँ भी बीमार रहती थी। इसीलिए मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए थे, लेकिन जब मैंने उस लड़के से कहा कि तुम मेरे घर रिश्ता भेजो, मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही है, तब मेरे होने वाले पति ने अपने घर से रिश्ता भेज दिया और इसी तरह से हम दोनों के फैमिली की रजामंदी से हमारी शादी हो गई। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे पति की नौकरी भी अच्छी थी। वह शहर में काम किया करते थे। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे सास ससुर थे, जबकि उनकी एक बड़ी बहन की शादी काफ़ी सालों पहले हो चुकी थी और वह दूसरे गांव में रहती थी। मेरी ननद हमारे घर पर कभी कभी आया करती थी। ऐसे ही देखते देखते मेरी शादी को 1 साल गुजर गया और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। हमारे घर में चारों तरफ खुशहाली थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शायद हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई। मेरी बेटी 7 साल की थी जब मेरे पति को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घर का सारा खर्च मेरे पति की कमाई से ही चलता था। अब हमारे घर में परेशानी आने लगी थी। मेरे ससुर नाई थे, बस थोड़ी बहुत ही पैसे कमा लिया करते थे, लेकिन अब मेरे पति के मरने के बाद घर में बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई थीं। पैसों की भी काफ़ी दिक्कत हो गई थी। इसी तरह से जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन मेरे ससुर ने एक नया काम शुरू कर दिया था। वह नाई तो पहले से ही थे और लोगों के बाल काटा करते थे, लेकिन अब वो गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते थे। यही सब करते करते काफ़ी समय गुजर गया था और मैं अपने ससुर की यह बात काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही थी, क्योंकि जब वह आधी रात को छत पर जाते थे उस टाइम मैं और मेरी बेटी सो रहे होते थे। एक दिन मैंने सोचा कि आज रात मैं जाकर अपने ससुर के काम के बारे में पता लगाती हूँ कि आखिर आधी रात को छत पर क्या करते हैं। मैं धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियां चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता ही चला जा रहा था। सिर्फ छत से टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपने ससुर के बारे में जान सकूं और यह जान सकूं कि आधी रात को वो छत पर क्या करते हैं। लेकिन मेरी सास पहरा दे रही थी, इसीलिए मैं जिस दबे पांव से ऊपर जाती थी उन्हीं दबे पांव से वापस आ जाया करती थी, क्योंकि सीढ़ियों पर ही मेरी सास खड़ी रहा करती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे ससुर जवान लड़की को अपने साथ लेकर ऊपर जा रहे थे और उनके हाथ में उनके औजार भी थे। शायद वह उस लड़की के बाल काटने के लिए जा रहे थे, लेकिन मेरी यह बात समझ नहीं आती थी कि आखिर वो अकेले जवान लड़की को आधी रात में छत पर ले जाकर उसके बाल क्यों काटा करते थे। हर बार मेरी सास के पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ियों की तरफ नहीं जा पाती थी, और कभी कभी तो मुझे अपनी सास पर भी हैरत होती थी कि कैसे वह अपने पति को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेला छोड़ सकती है। एक दिन मेरी सास पता नहीं कहाँ चली गई थी और मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुंच गई थी। मेरे ससुर कुछ देर पहले ही गांव की नई जवान होने वाली लड़की सुनीता को लेकर छत पर गए थे और अब वह पूरी 1 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। मेरे ससुर पहले तो ऐसा कोई काम नहीं करते थे, न जाने उन्हें अब क्या होने लगा था। उस 1 घंटे में मेरे ससुर उस लड़की के साथ न जाने क्या क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था, यही सब जानने की मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मेरे ससुर जब अपनी दुकान पर लोगों के बाल काटा करते थे तब तो वह ऐसा कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब उनके काम और काम करने का तरीका मुझे बहुत ही हैरान करने लगा था। और आज की रात मुझे यह जानकर रहना था कि आखिर मेरे ससुर सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के ही बोल क्यों काटते हैं, और वो भी आधी रात को छत पर अकेले। और ना तो मेरी सास कभी छत पर जाती है और ना ही उस लड़की के घर वाले में से किसी को उसके साथ जाने दिया जाता है। मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी और इस तरह से पर्दा उठने ही वाला था कि मेरे ससुर आज सुनीता के साथ क्या करने वाले हैं। तभी अचानक पीछे से मुझे मेरी सास के आने की आवाज़ ने मुझे सीढ़ियों से उतरने पर मजबूर कर दिया था। हमेशा डरे सहमे धीमी आवाज़ में बात करने वाली मेरी सास आज पहली बार
मैंने उनकी तेज आवाज सुनी थी। उनकी आवाज सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वह मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी और मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे सीढ़ियों से खींचकर नीचे ले आई थी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वह मुझे कच्चा चबाकर खा जाएंगी। वह गुस्से में मेरे बाजू को जोर से पकड़ते हुए पूछ रही थी कि तुम ऊपर कहाँ जा रही हो? मैंने हकलाते हुए कहा, माँ जी, मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझ पर चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं हो, आज हमारे घर पर सुनीता अपने बाल उतरवाने के लिए आई है। फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने ससुर का काम बंद करवाना चाहती हो? तुम जानती नहीं हो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे ससुर ही पाल रहे हैं। तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हारे ससुर ने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे ससुर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वह काम करें तो बीच में उन्हें कोई डिस्टर्ब करें। यहां तक कि मैं भी इसीलिए कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर होगा कि आज के बाद तुम भी मत जाना आधी रात के टाइम, और इस तरह मुझे कभी अपने कमरे से बाहर नजर मत आना। मैं अपनी सास की बातें चुपचाप सुन रही थी। अब जबकि वह मुझे इस बात ताना दे रही थी कि मेरे ससुर मेरा और मेरी बेटी का पेट पाल रहे हैं और मेरा पति भी जिंदा नहीं है, इसलिए मैं खामोश हो गई, क्योंकि अपने ससुर से मुझे वैसे ही डर लगता था। जब मेरे पति जिंदा थे वह अपने पिता से कम ही बात किया करते थे और अब अपने ससुर की इस अजीबोगरीब करतूत की वजह से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में मेरे ससुर मुझसे और ज्यादा नाराज हो गए तो मेरे लिए परेशानियां और भी बढ़ जाती। मैंने फौरन ही अपनी सास से माफी मांग ली थी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, देखो कहीं तुम्हारी बेटी ना जाग जाए। मैं अपने कमरे की तरफ आ गई। कमरे में आकर मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर मेरे ससुर को इतनी भी तन्हाई की क्या जरूरत थी कि उन्हें किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी नहीं चाहिए थी, जबकि पहले तो वह अपनी दुकान पर खुलेआम बाल कटा करते थे और उनकी दुकान पर काफी सारे लोग भी आया करते थे। न जाने अब उन्हें क्यों सिर्फ 2 से तीसरा इंसान बर्दाश्त नहीं था। पहले तो मेरे ससुर को किसी भी तन्हाई की जरूरत नहीं होती थी और ना ही किसी के आने जाने से उन्हें कोई परेशानी थी। अब मेरे ससुर तो अलग ही तरह के नई गए थे। मेरे ससुर मेरी बेटी से भी कम ही प्यार किया करते थे। मैंने दूसरों के दादा को देखा था कि वह अपनी पोतियों को बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन मेरे ससुर तो मेरी बेटी पर सिर्फ पाबंदियां ही लगाया करते थे। हर बात पर मेरी बेटी से यही कहते थे कि अब तेरा पिता मौजूद नहीं है तो इसीलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। अभी मेरी बेटी 7 साल की ही थी और इतनी कम उम्र में ही मेरे ससुर अपनी पोती पर रोक टोक करने लगे थे और इस तरह से रोक टोक करते थे जैसे मेरी बेटी कोई जवान लड़की हो, और ना ही मैं और मेरी बेटी उनके परमिशन के बिना घर से बाहर निकलते थे और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकते थे। मेरी बेटी को स्कूल ले जाने का काम भी मेरे ससुर खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे अपने ससुराल पर बहुत गुस्सा आता था और कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि किसी तरह से मैं इस घर से अपनी जान छुड़ा लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि मेरी माँ ही थी जिन्होंने मेरी शादी की थी। मेरी शादी के बाद तो वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब मेरा कोई नहीं था मैं जिसके पास अपना दुख बांटने के लिए जा सकती थी। महीने में 2-3 बार मेरे ससुर रात को काम किया करते थे और लड़की के बाल काटा करते थे और हमारे घर की छत पर ही काम किया करते थे। बाकी सारा टाइम वह घर में ही रहने लगे थे। अब उन्होंने दुकान पर जाना भी कम कर दिया था। हमेशा मुझ पर और मेरी बेटी पर नजर रखते रहते थे। जब से मेरे पति की मौत हुई थी तब से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ससुर के कंधों पर आ गई थी और इसी वजह से मेरे ससुर मेरी बेटी पर अपना पूरा हक जमाते थे। मेरी सास ससुर की शादी को काफी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी मेरी सास अपने पति से डरी सहमी सी नजर आती थी, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। लेकिन मैं तो बहुत ही हंसने बोलने वाली औरत थी और अपने ससुर से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे ससुर का ही मूड हमेशा खराब रहता था, इसीलिए मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। मैं अपनी सास से काफी बातें कर लिया करती थी। अपनी सास को अपने सामने चिल्लाते हुए देखकर मुझे काफी दुख हुआ था, जबकि मेरे ससुर के आगे मेरी सास की जान निकल जाती थी। शादी से अब तक मैंने देखा था
कि उन्होंने कभी अपने पति से नज़र मिलाकर बात तक नहीं की थी, बल्कि खामोशी से उनके हर हुक्म के आगे अपना सर झुका देती थी। जो भी था, मुझे अपने ससुर एक आंख नहीं भाते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरी बेटी का बचपन जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। मेरे ससुर के काम की वजह तो मेरी बेटी को भी पता चलने लगी थी, क्योंकि अब वह बड़ी हो रही थी और उसे भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि आखिर उसके दादा क्या काम करने लगे हैं। कभी कभी वह मुझसे पूछती थी कि माँ, दादा लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं। यह बात तो मैं भी नोट करती थी कि मेरे ससुर सिर्फ उन्हीं लड़कियों के बाल काटते हैं जो कि बालिग हो जाया करते हैं। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी, और जब से मुझे इस बात का पता चला था, मेरे अंदर इस बात के बारे में जानने का इंटरेस्ट और भी बढ़ता चला जा रहा था। आखिर मेरे ससुर ऐसा क्यों करते हैं? कई बार मैंने सोचा कि ससुर को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन उनका तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वह आधी रात को बालिग लड़की को घर बुलाते हैं और उसे अपने साथ छत पर ले जाते हैं और वहां ले जाकर उसके बाद बाल काटते हैं। सारे गांव में यह मशहूर था कि मेरे ससुर जिस लड़की के बाल काटते हैं उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है। ऐसे ही करते करते काफी टाइम गुजार गया था और मैं इस सच्चाई का पता नहीं लगा पा रही थी, और मेरे ससुर सारे गांव में फेमस हो गए थे। सुना था कि मेरे ससुर जिस किसी लड़की के बाल काटते हैं उस लड़की का भाग्य संवर जाता है, शादी के बाद उसे अच्छी ससुराल मिलती है और शादी के बाद वह अच्छी जिंदगी गुजरती है। इसीलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को मेरे ससुर के पास बाल कटवाने के लिए भेजा करते थे, ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर मेरे ससुर से बाल कटवाने से किसी लड़की का भाग्य कैसे बदल सकता है, और वह भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की कि मेरे ससुर लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी मुझे यह जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटने के लिए छत पर ले जाते थे तो मेरी सास सीढ़ियों पर पहरेदारी करना शुरू कर देती थी और किसी को छत पर जाने नहीं देती थी। एक दिन हमारे पड़ोस के रहने वाली ही लड़की बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी मेरे ससुर के पास लाया गया। मैं यह सोचकर खुश हो गई कि चलो, ये तो पड़ोस की ही लड़की है। अगली सुबह मैं इसके घर जाकर इसके बारे में बात करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ससुर ने उसके साथ छत पर ले जाकर क्या किया और किस तरह से उसके बाल काटे। लेकिन अगले दिन जब मैं चोरी चुपके पड़ोस के घर गई तो मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी और उसकी माँ भी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मेरे सवाल करने पर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं हैरान थी कि इतनी शरारती और चुलबुली लड़की को अचानक से क्या हो गया है। उसकी माँ भी मुझे कुछ नहीं बता रही थी। घर जाकर मैं यही बात सोचने लगी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। आखिर वह लड़की और उसकी माँ मुझे कुछ बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है। जब काफी टाइम तक यही सब कुछ चलता रहा तो मैंने चोरी चुपके छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी सास आगे आ जाती थी या फिर मुझे डांट दिया करती थी। कई बार मैंने अपनी बेटी को भी यह सब देखने के लिए छत पर भेजा, लेकिन मेरी सास मेरी बेटी को भी डांट कर भेज दिया करती थी और मेरी बेटी से भी यही कहा करती थी कि तुम अपने दादा के काम में दखल अंदाजी मत किया करो। तुम्हारे दादा ही है जिन्होंने तुम्हारे पापा के मरने के बाद भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर में सहारा दिया है, और वह तुम्हारा सारा खर्च उठाते हैं। अगर तुम्हारे दादा तुम्हें डांटा भी करते हैं तो उनको डांट को बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह भी हमारा ही भला चाहेंगे। शुरू शुरू में मुझे अपनी सास की यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर कभी कभी मैं ये भी सोचा करती थी कि मैं एक विधवा औरत हूं जिसे पूछने वाला कोई नहीं है, और मेरा और मेरी बेटी का मेरे सास ससुर के अलावा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मेरे माता पिता तो मर चुके थे, ऐसे में मेरे सास ससुर ही थे जो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते थे। मैं अपनी बेटी को अपना सहारा बनाना चाहती थी। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी। आखिर मैं कब तक ऐसे अपने ससुर की कमाई पर यहाँ पर रहती। मैं कोई काम भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि गांव में औरतों को काम करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। इसीलिए मैं चुपचाप घर में रहकर अपने ससुर की ही कमाई पर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। मेरे पति के मरने के बाद मेरी सास ने काफी टाइम तक मेरे लिए रिश्ते भी तलाश किए थे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी और मैंने उनको मना कर दिया था। इसी वजह से मुझे अपने सास ससुर की हर बात मानना पड़ता था। सारे गांव वाले भी मेरे ससुर की बहुत इज्जत किया करते थे,
क्योंकि वह गांव की पंचायतों में भी जाया करते थे। लेकिन मेरी सास का कहना था कि इसमें उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। जब मैं यह बात सोचती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था कि अगर हमारे पास मेरे ससुर का सहारा ना होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा और मोहताज की जिंदगी गुजार रहे होते। बस यही सब सोचते हुए मैं सोचती थी कि मुझे अपने ससुर के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उस रात के बाद कभी मैंने छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर मेरी सास ने मेरे ससुर से मेरी शिकायत कर दी तो मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे। मेरे ससुर का काम पहले की तरह ही चल रहा था। कभी 15 दिन में एक बार तो कभी 1 महीने में 3-4 बार कोई ना कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आई और मेरे ससुर के साथ खामोश होकर छत पर चली जाती थी। और मेरे सास सीढ़ियों के पास ही रहती और 1 घंटे बाद जब वह लड़की छत से वापस नीचे आती तो मेरे ससुर उसके जाने के काफ़ी देर बाद नीचे आते थे और उनकी हालत काफ़ी खराब होती थी। इस बात के बारे में भी मुझे तब पता चला जब मैं एक रात फ्रिज से पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी तो मैंने अपने ससुर को सीढ़ियाँ उतरते हुए देखा तो मुझे उनका हुलिया बहुत ही खराब लग रहा था। मेरे ससुर का सांस भी फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हो। मेरे ससुर हमेशा काले रंग का कुर्ता ही पहनकर लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन जब वह नीचे उतरते तो उनके कपड़े भी चेंज हुए होते थे। जो कपड़े वह पहनकर छत पर गए होते थे वह कपड़े उनके शरीर पर मौजूद नहीं होते थे, बल्कि वह दूसरे कपड़े पहनकर नीचे उतरते थे। वो तो हाँपते और कपकपाते हुए सीढ़ियाँ उतरते थे जैसे बहुत ही ज्यादा थक गए हो और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा होता। और फिर मुझे याद आया कि जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटते तो पूरा दिन खुद को कमरे में बंद किए होते थे और मेरी सास को भी कमरे में जाने की परमिशन नहीं होती थी। वह इतना ज्यादा थक जाया करते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे और फिर उसी टाइम उन्हें चलता देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह खेत में हल चलाकर आ रहे हो। अपने ससुर को देखते ही मैं छुप जाती थी और मेरे ससुर अपने कमरे में चले जाते थे। हमेशा की तरह एक और दिन मेरी सास कमरे के बाहर सो रही थी और मेरे ससुर कमरे को बंद करके अंदर ही सो रहे थे। मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए मुझे उसके उठने की फिक्र नहीं थी। तभी मैं किसी काम से बाहर किचन में गई तो मैंने देखा कि मेरी सास चुपके चुपके आंसू बहा रही थी। पहली बार जब मैं अपनी सास को इस तरह से रोते हुए देखा तो मैं फौरन भागकर उनकी तरफ गई और उनसे पूछा कि माँ जी, आप क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने जल्दी से अपने आंसू साड़ी के पल्लू से साफ कर लिए और कहने लगी, नहीं बहू, मैं कहाँ रो रही हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास रो रही थी और इसी बात ने मुझे न सिर्फ दुखी कर दिया था बल्कि मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरी सास को छुप छुप कर रोना पड़ रहा था। अब तो मुझे अपने ससुर से नफरत का एहसास होने लगा था कि शायद यह मेरे ससुर ही थे जिनकी वजह से मेरी सास छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से मैंने अपने सास ससुर पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटकर सीढ़ियां उतरकर नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकान के असर साफ दिखाई देते थे और अगले ही दिन मुझे मेरी सास छुप छुप कर रोती हुई नजर आती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और मेरी बेटी भी जवान होने लगी थी। मेरी सास ने मेरी बेटी का माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूं कि गांव की सारी लड़कियों की तरह तुम्हारे दादा के हाथों तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए। अपनी सास की यह बात सुनकर मेरी जान निकल गई। क्या मेरी बेटी के बाल कटवाने के लिए उसको भी मेरे ससुर के हवाले करने जा रही थी? मैं यह सोच सोच कर ही परेशान थी कि गांव की दूसरी की लड़कियों की तरह मेरी बेटी को भी सबकी मजाक का निशान बनना पड़ेगा। मेरी बेटी रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, माँ, मैं किसी भी हाल में बाल नहीं उतरवाना चाहती हूँ। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहती थी। इतनी ही देर में मेरी सास भी मेरे कमरे में आ गई और मेरी बेटी से कहने लगी कि क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे दादा की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। जिसके भी बाल आज तक तुम्हारे दादा ने काटे हैं, कुछ ही दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई है और बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है। ऐसे ही गांव वाले अपनी बेटियां तेरे दादा के हवाले करके नहीं जाते। जब वह तेरे दादा से इस काम के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घरवाले क्यों नहीं? तू तो हमारे घर की ही बेटी है। मैंने अपने सास से मना किया
लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरी सास ने ससुर को बुलाया और मेरे ससुर से कहा कि आज की रात आपको अपनी पोती के बाल उतारने हैं। यह सुनकर मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वह कहने लगे कि क्या हमारी पोती भी बालिग हो गई है? मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ, अब हमारी पोती की बारी है। हम इसकी शादी धूमधाम से किसी अच्छी जगह करेंगे, और अगर इसके बालों पर आपका हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत चमक उठेगी। यह कहकर मेरी सास ने मेरी बेटी को ससुर के साथ छत पर भेज दिया। मैं अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी सास जबरदस्ती मेरी बेटी को छत पर ले गई और छोड़कर वापस आ गई। मैं अपनी सास के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी और उनसे मिलनाते कर रही थी कि वह मेरी बेटी के बाल ना कटवाए, और मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी क्योंकि वह गंजा होना नहीं चाहती थी। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी और बस रोए जा रही थी। मेरी सास मुझे समझा रही थी कि रोने का कोई फायदा नहीं है। तुम अपनी बेटी के फायदे के बारे में सोचो कि अगर तुम्हारी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाएगी तो तुम्हारे पति की आत्मा को भी शांति मिलेगी। आखिर उसकी इकलौती बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी रोती हुई मुझसे आकर लिपट गई। मैंने देखा कि मेरी बेटी के बाल सही सलामत थे। यह देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था कि उसके बाल कटे हुए नहीं थे, बल्कि बिल्कुल ठीक थे। मैं अपनी बेटी को कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारे साथ दादा ने क्या किया था? मेरी बेटी ने बताया कि दादा ने पहले तो अपना ब्लैक कलर का कुर्ता पहने और उसके बाद मेरे सामने आकर बैठ गए थे। दादा मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई, और फिर जैसे ही दादा ने मेरे सर पर हाथ रख तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दादा ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगाए। माँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि दादा ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था, और फिर मुझे महसूस हुआ कि दादा के गरम गरम आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई और दादा से कहने लगी, दादा, आप क्यों रो रहे हो? काफी देर बाद जब ज्यादा ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो गई थीं और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। और ज्यादा नहीं, मुझे एक बात बताई जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। दादा ने मुझे बताया कि मेरी बेटी, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तू मेरा अपना खून है, तू मेरे इकलौते बेटे की निशानी है, और तेरी चाहत मेरे घर की छत है। माँ, दादाजी की बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थीं। मैंने दादा से कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, और दादा ने मुझे वापस आपके पास आने को कहा। कहने लगे, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और अपनी माँ से कहना कि दादा तुम्हारे बाल नहीं काट रहे हैं। और मैं आपके पास भागी चली आई। अपनी बेटी की सारी बातें सुनकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी, और मैं अपने ससुर के कमरे की तरफ चली गई। मेरी बेटी भी मेरे साथ ही थी। जब मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो मेरे ससुर मेरी सास के कदमों में बैठे रो रहे थे और मेरी सास से माफ़ी मांग रहे थे। मेरी सास भी सिसक सिसक कर रो रही थी। यह सब देखकर मैं परेशान हो गई थी और उन दोनों से पूछने लगी कि आखिर मामला क्या है। मुझे भी तो कुछ पता चले। आप दोनों कितनी देर से एक दूसरे के पास बैठकर रो रहे हो? मेरे ससुर ने जब मेरी आंखों में और मेरी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो वह मेरे करीब आकर कहने लगे, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूँ और तुमसे एक राज खोलना चाहता हूँ, शायद जिसे सुनकर तुम्हारा शरीर कांपने लगेगा। मेरे ससुर ने मुझे रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। मैं इस गांव के मुखिया जी का खास नाई था और मैं सिर्फ मुखिया जी के ही बाल कटा करता था। गांव का मुखिया बहुत अय्याश तरह का आदमी था और उसकी आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे यह नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के मुखिया ने मुझे नौकरी से निकलकर एक नया काम सौंप दिया, लेकिन जो काम उसने मुझे बताया वह काम मैं करने के लिए तैयार नहीं था और उसके घर से काम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने गांव में अपनी ही दुकान खोल ली थी। जब मेरा बेटा कमाता था तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। मुखिया जी दुकान पर आकर मुझे बहुत परेशान किया करता था और मुझे इस काम के लिए रजामंद करना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी उसके घिनौने काम में साथ नहीं देना चाहता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गई। मुखिया ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। यह बात मैंने कभी बेटे को भी नहीं बताई थी। वह चाहता था कि मैं किसी भी तरह से उसकी बात मान लूं और जो वह कहता है वह करना शुरू कर दो।
लेकिन मैं बहुत खुददार आदमी था। उसकी बात नहीं मानना चाहता था, भले ही मैंने उसके यहाँ काम करना छोड़ दिया था। और जब अपनी दुकान कर ली तो वह मुझे वहाँ आकर भी तंग किया करता था। मेरे बेटे की नौकरी अच्छी थी और उसकी कमाई से सारा घर का खर्च आराम से चल रहा था। इसीलिए मैंने मुखिया के तंग करने पर अपने दिमाग पर किसी तरह का बोझ नहीं डाला। लेकिन जब मेरा बेटा मर गया और घर में परेशानियां आने लगी तो मुझे सिर्फ एक यही रास्ता ठीक लगा और मैं मुखिया जी के सामने हार मान ली और उसका काम करने के लिए राजी हो गया था। मुखिया जी ने सारे गांव में यह बात मशहूर कर दी कि मेरे हाथ में बहुत जादू है और मैं जिसके भी बाल काटता हूं उसकी किस्मत संवर जाती है। यहां तक कि गांव के मुखिया की जमीन भी फलने फूलने लगी है। और यह इसलिए ही हुआ है क्योंकि मैं उनके बालों पर हाथ लगाता था। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग हैं। उनके लिए तो गांव की मुखिया जी की हर बात सही होती है। और गांव के मुखिया ने इस बात का बहुत ज्यादा चर्चा किया तो गांव वालों ने आंखें बंद करके उसकी बात पर यकीन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद मुखिया जी ने गांव में यह बात फैला दी कि मैं किसी बालिक लड़की के बाल उतारूंगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुखिया जी ने यह सब कुछ क्यों किया है और यह काम मुझसे क्यों करवा रहे हैं। मुखिया जी ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे बस इस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपने घर की परेशानियों को देखते हुए मैंने मुखिया के पैसे ले लिए और यह काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और फिर जब गांव वाले यह सोचकर मेरे पास अपनी नई बालिग बेटियों को मेरे पास लाने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी। इसीलिए मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता और बदले में मुखिया जी मुझे बहुत पैसे दे देते थे। कई सालों तक यह सिलसिला इसी तरह से चला रहा था। फिर एक दिन मुझे तुम्हारी दादी ने बताया कि जिन लड़कियों के मैं बाल काटता हूं उनके साथ मुखिया जी क्या खेल खेलते हैं। और यह जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं मुखिया के इस गंदे खेल में अब बुरी तरह से फंस चुका था और आज तक मैं उनके इस खेल का शिकार हूं। तुम्हारी सास को इस बारे में मुखिया की हवेली की किसी नौकरानी ने बताया था और तुम्हारी सास ने यह बात फिर मुझे बताई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूं। मुखिया को कम उम्र की नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक था और गांव में इस बात को बहुत ज्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की कब जवान हुई है। मुखिया ने यह खेल रचाया था। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती तो मुखिया को इस बात की खबर हो जाती कि अब यह लड़की नई बालिग हुई है और वह उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई नया खेल रचाकर उसे अपनी हवेली बुला लिया करते थे। और गांव की हर बालिग लड़की उनकी गंदगी और उनकी हवस का शिकार बन जाती थी। अब मैं इस काम में बुरी तरह से फंस चुका हूं। यहां तक कि मुखिया ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैं किसी के सामने भी यह बात खोलने की कोशिश की तो वह बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि मुझ पर ही कोई इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम कर देंगे। इस डर से मैंने कभी मुखिया का काम ना छोड़ा और ना ही कभी अपने घर की औरतों को अकेला घर से बाहर जाने की परमिशन दी। मुखिया की नज़र बहुत गंदी है और खराब है। तुम्हारी सास अच्छी तरह से जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल मैं काटता हूं उनके साथ मुखिया क्या करते हैं, इसलिए वो छुप छुप कर रोया करती और मैं खुद भी कई घंटे रोने के बाद नीचे आता था क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था। मेरी मजबूरियों ने मुझे यह काम करने पर मजबूर कर दिया था। मुखिया ने मुझे काले रंग का कुर्ता दिया था और कहा था कि लड़की के बाल काटते टाइम तुम यही कुर्ता पहना करो ताकि लोगों को लगे कि तुम कुछ खास करते हो, जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। मुखिया लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के कुछ महीनों बाद ही उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देता है और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देता है। इस तरह उस लड़की की जिंदगी संवर जाती है। मुखिया के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए अपनी अय्याशी पर आंख बंद करके वह आदमी पैसे लुटाता है और मैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुका हूं। लेकिन मैं अपनी पोती के बाल काटकर मुखिया को यह खबर नहीं पहुंचाना चाहता था कि मेरी पोती भी जवान हो चुकी है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी पोती भी उस आदमी के जुल्म से नहीं बच पाएगी। मेरे ससुर ने कहा कि अब चाहे हमारे घर में कितनी ही परेशानियां आ जाए, लेकिन वह मुखिया के घिनौने काम में उनका साथ नहीं देंगे। मेरे ससुर ने हमसे कहा कि अपना सामान पैक कर लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम एक खत लिख जाऊंगा,
जिसमें मैं सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी है। वो खामोशी से गांव वालों को यह बात समझा देंगे और यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरे ससुर ने गांव के मास्टर के नाम पर एक लंबा सा लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने हर एक बात साफ साफ लिख दी थी, ताकि हमारे जाने के बाद कोई भी गांव वाला मुखिया की बातों में न आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवाकर या किसी और तरीके से मुखिया तक यह खबर ना पहुंच जाए कि अब वो जवान और बालिग हो चुकी है और उनकी हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। आज भी अक्सर गांव में ऐसे बहुत से मुखिया मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल है, और सीधे साधे गांव वाले उनकी घटिया और उनकी करतूत नहीं जानते हैं। शहर के लोगों को चाहिए कि वह गांव में पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, ताकि सीधे साधे और भोले भाले गांव वाले ऐसी घटिया सोच के लोगों से खुद को बचा सके। अब हमारा पूरा परिवार शहर जाकर रहने लगे थे। शहर जाकर रहने में हमें बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि नया नया शहर था और हम गांव के लोग थे, इसीलिए हमें रहने में दिक्कत आ रही थी। मेरे ससुर ने शहर में एक मकान खरीद लिया। मकान छोटा था, लेकिन हमारा गुजारा अच्छे तरीके से हो रहा था। मेरी बेटी जवान हो गई है, वह पढ़ाई भी कर रही है और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ती है। मैं भी जॉब करती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए मुझे जॉब आसानी से मिल गई। मेरी सास को अच्छी सिलाई आती है, वो भी सिलाई करती हैं। अब इसी तरह से हमारे घर का गुजारा चल रहा है। मेरे ससुर भी बहुत सुकून से हैं और अब वह मेरी बेटी पर कोई रोक टोक भी नहीं करते। शहर आने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। न जाने उस मुखिया के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुखिया के खिलाफ मास्टर ने जरूर कोई एक्शन उठाया होगा। खैर, अब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है और बहुत खुशी खुशी गुजर रही है।